हेलो दोस्तों, आज है 13 जनवरी। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये जीके का दूसरा वीडियो है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर रामदेव शुक्ल, या फिर राम गोपाल वर्मा। डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से एक ऑप्शन बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। हमारा डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। तो हम जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार भोपाल के डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को प्रदान किया गया। जो डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी हैं ये भोपाल के हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह हिंदी उपन्यासकार क्या हैं? हिंदी उपन्यासकार, निबंधकार और कुशल समालोचक हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या फिर भारवी। आपको ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है कौन सा सही हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, हमारा उत्तर हो जाएगा कालिदास। तो क्या हो जाएगा? कालिदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत के लेखक थे, जिन्हें व्यापक रूप से भारत की संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। इनकी हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जान लेते हैं। और यहाँ जो कालिदास जी थे, ये विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, ये आपको मुख्य पॉइंट याद रखना है। हम देख लेते हैं कालिदास जी की रचनाएं। तो कालिदास जी के 3 प्रसिद्ध नाटक हैं। कौन कौन से? तो पहला नाटक हमारा हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा नाटक हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा नाटक हमारा हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। क्या? मालविका अग्निमित्रम, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें कालिदास जी के बारे में, तो 2 महाकाव्य भी हैं। कौन कौन से? रघुवंशम पहला हो जाएगा रघुवंशम, और दूसरा हो जाएगा कुमार संभवम। ठीक है, और 2 खंड काव्य भी लिखे हैं कालिदास जी ने। कौन कौन से? तो पहला खंड काव्य हो जाएगा मेघदूतम, और दूसरा हो जाएगा ऋतु संहार और मेघदूतम खंड काव्य हो जाएंगे। अच्छा, कालिदास की पहली रचना कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। कौन सी? मालविका अग्निमित्रम, ये आप याद रखेंगे, कालिदास की पहली रचना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 175 मीटर, 189 मीटर, 179 मीटर, उसके बाद 180 मीटर या फिर 182 मीटर। ये आपको याद रखना है। 175 मीटर, 179 मीटर, 180 मीटर या फिर 182 मीटर, ये आपको बताना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 182 मीटर, 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर को 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143वीं ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 143वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किए। ठीक है, अच्छा, यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, हम उनको देख लेते हैं। तो जैसे इसे पहला प्रश्न बन सकता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस धातु से बनी है। तो उत्तर हो जाएगा कांस्य मूर्ति की। पहला उत्तर हो जाएगा कांस्य मूर्ति की। ऊंचाई क्या है? 182 मीटर। अगर फिट की बात करें तो ये होगा करीबन 597 फीट। ठीक है, 597 फीट। ठीक है, आगे निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर 2013 में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा
पटेल जी से संबंधित है। उद्घाटन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2018 को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे है? गुजरात में है। कुल कितने समय लगा था इसमें बनने में? 33 महीने। ठीक है। तो इस समय विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम पे है। उसके बाद परिकल्पना या फिर अभिकल्पना किसने की? उत्तर हो जाएगा राम सुतार। किस जिले में है? नर्मदा जिले में। इसको आप याद रखेंगे, नर्मदा जिले में। उसके बाद वास्तुकार कौन है? जोसेफ मेना। ठीक है। उद्घाटन जयंती कौन सी थी? तो 143वीं। ठीक है, 143वीं जयंती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जहां लोगों का मिलन हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जहां लोगों का मिलन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सम्मेलन, दावानल, ईशान या फिर उपत्यका। आपको इसमें से बताना है सही विकल्प क्या है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो वो सम्मेलन हो जाएगा। और दावानल क्या है? तो दावानल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ईशान क्या है? तो ईशान पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है। क्या है? ईशान क्या है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है। उसके बाद उपत्यका है। उपत्यका, उपत्यका क्या हो जाएगी? तो पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी उपत्यका। ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये बताना है। हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल या फिर डॉक्टर किचलू। ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी द्वारा लाला जी की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन में। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, लाला जो लाजपत राय जी थे, भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 ईस्वी को। ठीक है। एक जैन परिवार में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इन तीनों लोगों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। 30 अक्टूबर, कब? 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन हुआ था, उसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। उस समय उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर, ये कोटेशन आप याद रखेंगे, उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और यही हुआ। लाला जी के बलिदान के 19 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को, कब? 17 नवंबर, इसको आप ये डेट आप याद रखेंगे। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला एक चीज़ और यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, लाला जी की मौत का बदला जो हुआ था ये कैसे हुआ था? तो इनके जो बदला हुआ था 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन पी सैंडर्स की हत्या करके ली गई। और इस सैंडर्स की हत्या मामले में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि बदला किसको मार के लिया गया? तो सैंडर्स को मार के। कब? 17 दिसंबर 1928 को। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माना दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे विकल्प हो जाएंगे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसको हम देख लेते हैं, उत्तराखंड में है। और यहाँ पे दो दर्रे और हैं, जैसे कि लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। माना दर्रा के अतिरिक्त लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कुछ दर्रे हैं, जैसे जेलेपला, ठीक है, माफ कीजिएगा, जेलेपला और दर्रा और नाथुला दर्रा, ये है कहाँ? सिक्किम में। ठीक है। नाथुला और जेलेपला। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो दर्रे हैं बोमिडला दर्रा और यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा। और मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर एक दर्रा है तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा। इसको आप याद रखेंगे, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में। आगे हम देखते हैं,
रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश? आपको ये बताना है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और है, कौन? शिपकिला दर्रा। और एक दर्रा बड़ा लाचा दर्रा, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सारे दर्रे हैं कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। कौन कौन सा? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, ये कहाँ पे हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। आगे हम देख लेते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा और जयलेपला, ये आप याद रखिएगा, जयलेपला, ठीक है। थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो रही थी, इसको ध्यान दीजिएगा आप। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस शहर के किस नदी पर बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध जल का, H2SO4 का, सोडियम कार्बोनेट या फिर HCl का? इसमें H2SO4 में प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। H2SO4 आप समझ लीजिएगा, H2SO4 हो जाएगा। शुद्ध जल, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट या फिर HCl। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा शुद्ध जल। तो इसमें हम बात करें शुद्ध जल की, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल जो होता है इसका पीएच मान क्या होता है? 7। अर्थात 7 से जो कम होगा पीएच मान, जो 7 से कम पीएच मान वाले जो द्रव होंगे उनका जो हो पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। तथा 7 से अधिक पीएच मान जिसका होगा ये क्षारीय होगी। उसके बाद जो 7 पीएच मान वाले द्रव होंगे वो उदासीन होंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये लाइन है और यहाँ पे कोई मुख्य बिंदु हो जाएगा 7, उसके जो इधर होंगे ये गिनतियाँ हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 15 या 14 तक, ठीक है। तो आप जो इधर वाले होंगे ये होंगे कम वाले, तो यहाँ पे अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय। और ये होंगे क्षारीय और ये हो जाएंगे उदासीन, ठीक है। हम देख लेते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे 13 अप्रैल 1867, 15 जून 1947, 13 अप्रैल 1919 या फिर 17 मई 2011। हमारा उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर। किसने? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से किसे निकाल दिया जाने वाला वृक्ष कौन सा है या कौन सा वृक्ष निकाल दिया गया है? कौन सा पौधा निकाल दिया गया है? वृक्षों की सूची से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? सरकंडा ऑप्शन हो जाएगा पहला, गन्ना, खजूर या फिर बांस। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बांस, ठीक है। बांस हमारा विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से बांस को निकाल दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। हम कल के वीडियो में देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।